आपको किस पॉइंट से लगता है कि ये वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता होगा? इट टॉक्स अबाउट वर्किंग कंडीशन। कहीं पे भी उन्होंने वर्किंग कंडीशन के बारे में बात की है? किसी भी पॉइंट में याद करो। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? डिवीजन ऑफ वर्क पहला, उसके बाद आप लोग बताइए रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यू साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन, यार हम इसको मेंटल रिवॉल्यूशन एंड कोऑपरेशन, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो वेयर ही टॉक्ड अबाउट वर्किंग कंडीशन। देखिए, जब आप साइंटिफिकली काम कर रहे हैं, यानी कि आपके पास मशीनरी है, इक्विपमेंट है, आपको ओवरऑल वहां पे सब कुछ मिल रहा है, एंड देन जो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होना चाहिए वो सब चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि अगर मशीन है, वहां पे आसपास में 4 लोग काम करेंगे तो हैजार्ड्स या एक्सीडेंट का चांसेस होगा। तो कैसे हम वहां पे सब कुछ ठीक करें कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, या फिर कोई एक्सीडेंट या हैजार्ड्स या हेल्थ इशू ना क्रिएट हो, राइट। इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशन, अगर आप साइंटिफिक तरीके से काम करेंगे तो लेसर मूवमेंट होगा, वर्किंग कंडीशन वहां पे बेहतर होगा, ठीक है ना। वेंटिलेशन, वर्क स्पेस, वर्किंग आवर, इन सब चीजों पे आप ध्यान दे पाएंगे। बेटर ट्रेनिंग, यानी कि बेटर ट्रेनिंग आपको मालूम है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग से रिलेटेड है। ट्रेनिंग किस लिए दिया जाता है? अब ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी पार्टिसिपेट करिए। ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? एक मिनट, सिद्धांत कुछ बोल रहा है। हाँ, अब बोलो। यस, ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना स्किल को वो जिस काम के लिए स्किल को अपग्रेड करे या अपडेट करे या बढ़ाए या इनहांस करे, ठीक है। यानी वॉट एवर स्किल सेट यू हैव, वॉट एवर यू नो, you become expert in that particular throw with the help of continuous training. तो at certain intervals, at certain period of time, ये training देना जरूरी है to keep your skill and to improve your skill, right? अपने स्किल को बनाए रखने में और उसको enhance करने के लिए तो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है इसमें, ये भी अच्छी बात है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेज, ये हम लोगों ने नहीं बोला, ये टेक्निक था। डिफरेंशियल वेजेज, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल वेजेज क्या था, किसको याद है अभी? व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल वेजेज इन साइंटिफिक मैनेजमेंट? आशुतोष, आप भी बोल सकते हैं। विवेक, ऑफ है कैमरा, ऑन करो। रोल नंबर 62, आप भी। यस, बोलो, सुनो और सब लोग सुनो। यस, मैं पूछती हूँ इसके तो इनकम्स को सेट किया गया था, और तो इसमें व्हाइट कॉलर वर्कर्स और व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 वेजेज मतलब होता है, एक मैक्सिमम वेजेज, एक मिनिमम वेजेज। तुम बता दो पूरा। मिनिमम वेजेज किस बेसिस पर देते थे हम, और मैक्सिमम वेजेज किस चीज से जुड़ा हुआ था? ये दोनों वेजेज बिल्कुल एक मिनिमम स्टैंडर्ड, एक एवरेज स्टैंडर्ड, ठीक है ना। देयर इज अ बेंचमार्क, देयर इज अ स्टैंडर्ड फिक्स्ड, वन हु अचीव दैट बेंचमार्क विल गेट from maximum wages salary rate, and one who does not achieve that particular benchmark or standard receives wages at the rate of minimum wages, right? सिंपल है, ऐसे बोलो ना, पूरा क्लियर करके बोलो कि जो, इसीलिए हमने यहाँ पे बोला कि द वेज सिस्टम इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। तो इससे फायदा क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है, अधिक से अधिक काम करने का मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ है आपका सैलरी। Not in terms of incentives, in terms of if you achieve that particular target, आपको higher rate से मिलेगा. If you don't achieve that particular target, you will get it from the lower wage rate. इसीलिए productivity linked wages है, और ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है ज्यादा अच्छा काम करने के लिए। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। इम्प्रूव्ड रिलेशन, इसको तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इम्प्रूव्ड रिलेशन का मतलब मेंटल रिवॉल्यूशन से ये पॉइंट आया है कि सिंस इट इज टॉकिंग अबाउट कोऑपरेशन, मेंटल रिवॉल्यूशन, आप दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसीलिए इससे जो रिलेशनशिप है वर्क प्लेस पर वो कैसा होगा? अच्छा होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्राइक्स, लॉकडाउन, ये सब क्या हो जाएंगे?
कम हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि रिलेशनशिप कैसा है, अच्छा है, म्यूचुअल बातचीत से काम बन जाती है, हो जाता है। इसीलिए वहां पे वैसे जगहों पे, अच्छा जहां पे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होता है वहां पे प्रोडक्टिविटी रहेगा, यहाँ पे जहाँ पे कम कॉन्फ्लिक्ट्स होगा वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। जहाँ कम कॉन्फ्लिक्ट्स वाले कम जगह। रहेगा ऑब्वियसली, तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे म्यूचुअल टॉक से बात हो जाती है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होता है, इसीलिए वो प्रोडक्टिविटी को भी इनहांस करता है, ठीक है। ये हो गया आपका एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इसका बेनिफिट क्या है सोसाइटी के लिए, ठीक है ना, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस मैनेजमेंट प्रोसेस टू द सोसाइटी। क्या सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करते हैं अगर आप साइंटिफिकली मैनेजमेंट के हिसाब से काम करते, तो सबसे पहले सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन सबसे पहला है कि जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, ठीक है ना, उनको आप ज्यादा आसान कर देते हैं उनकी जिंदगी को। याद करो बैलगाड़ी का सफर जो हम लोगों ने नहीं किया है, ठीक है ना, या द लकी वन हु डिड दिस, ठीक है ना, अगर उनको कभी गाँव जाने का मौका मिला होगा तो उन्होंने कभी किया होगा, वो कितना ठीक है, इफ यू आर डूइंग दिस फॉर फन इट्स ओके, लेकिन यही ऑप्शन ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर कितना टाइम टेकिंग होता होगा, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में कितना देर लग जाता होगा। अभी तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, सामान भी आराम से कुरियर से किसी भी चीज से पहुंचा सकते हैं, या फिर अगर आसपास है तो आप बाइक से गाड़ी से खुद भी जाकर के ड्रॉप कर सकते हैं। तो जो आपका जो टास्क था वो इजी बनाया गया ना। तो ये होता है अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, अगर आप ज्यादा इनोवेटिव रहेंगे, जो जिसपे इसका स्ट्रेस है कि आप साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन से काम करिए, यानी एक्सपेरिमेंट बेस्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, लाइफ इजी होगा, क्योंकि ये सब चीज आप कहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे, सारे प्रोडक्ट या सर्विसेज बना करके सोसाइटी में ही आप खपा रहे हैं, तो उनका जो लाइफ होगा वो थोड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहला बेनिफिट है ये सोसाइटी के लिए। दूसरा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, दिस इज नॉट जस्ट फॉर एफडब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस से यही सारे फायदे होते हैं। बिल्कुल, जब मैनेजमेंट प्रोसेस हम कहीं पे भी करें, इसीलिए मैंने कहा कि नॉट जस्ट फॉर एफडब्ल्यू टेलर, ये बेनिफिट्स टू सोसाइटी कॉमन है जो कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का या फिर मैनेजमेंट का यही बेनिफिट है, राइट। दूसरा पॉइंट है जनरल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इसका क्या मतलब हुआ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का मतलब, now I have told several times I told, so now I am removing money, Prakash. Okay, yes, Rohit Ravi removed, yeah, नहीं समझ में आया। इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, प्रोस्पेरिटी का मतलब उन्नति, समृद्धि। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को कैसे ये इंप्रूव कर देता है, ये आर्थिक प्रोस्पेरिटी को। मैंने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बोला तो कुछ गलत हो गया क्या? जनरल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, हाउ, कैसे, सिंस कोई भी प्रोडक्शन का प्रोसेस कहीं पे भी शुरू होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो वो आपके घर की जो आर्थिक तंगी है उसको दूर करेगा। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं आप। दूसरा, आप कहीं से सामान खरीद रहे हैं, कहीं पे बेच रहे, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन बढ़ेगा। बिजनेस ट्रांजेक्शन बढ़ेगा तो हर लोगों का आय जो है, ठीक है ना, आप रॉ मटेरियल किसी से तो खरीदेंगे, कहीं से तो मंगवाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रांसपोर्ट वाले को काम मिलेगा। आप जहां परचेज कर रहे हैं और जहां पे जाकर के बेच रहे हैं, सारे इकोनॉमिक कंडीशन कैसे चलता है, बिजनेस एक्टिविटी इज फॉर इकोनॉमिक इनहांसमेंट, ठीक है ना। यही बिजनेस एक्टिविटी ठप हो जाती है तो नाउ राइट नाउ वी आर इन लोएस्ट जीडीपी में हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि अभी बिजनेस एक्टिविटी बहुत कम हो गया है लोगों का। लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। कोरोना के टाइम में पता नहीं किसकी नौकरी है, किसकी चली गई, किसको पे कट का सामना करना पड़े, तो हम कहीं पे खुल के इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर इज डिप्रेशन, देयर इज स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन जिसको बोलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं ना, झेल रहे हैं ना इस चीज को, इसको खत्म करने में मदद करता है ये प्रोडक्शन प्रोसेस, ये मैनेजमेंट प्रोसेस। समझ में आया ये दोनों पॉइंट? कुछ पूछना है इसमें? पहला और दूसरा पॉइंट में डिफरेंस? हाँ, पहला पॉइंट में ये डिफरेंस कि आपको लंबा सफर नहीं करना पड़ रहा है, बैलगाड़ी का सफर अब नहीं करना है, आप गाड़ी, ट्रेन, बस आपको कबूतर के गले में चिट्ठी बांध करके नहीं भेजना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आप टेलीग्राम कर सकते हो, सिग्नल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाटएवर, ये तो चेंज हुआ।
प्रोडक्ट टाइप में, सर्विस टाइप में, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ। और आर्थिक इंप्रूवमेंट कैसे हुआ? तो एम्प्लॉयमेंट से, बिजनेस ट्रांजैक्शन से। समझ में आया डिफरेंस? क्लियर हुआ? एक आपके लग्जरी और कंफर्ट की बात कर रहा है और दूसरे आपको समृद्ध बनाने का काम कर रहा है इकोनॉमिकली। ओके, थर्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये जनरल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। और दूसरा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस एंड वेलफेयर, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में अगर प्रॉपर काम मिल रहा है सबको और सबको एम्प्लॉयमेंट है, तो वहां पे उस जगह पे क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो भी खत्म हो जाएंगे। और अगर आपका सोसाइटी या आपके यहाँ के एक एक सिटीजन इंडिविजुअल इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, तो ओवरऑल रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा? जीडीपी पे करेगा, एनडीपी पे करेगा, नेशनल प्रॉफिट पे और करेगा। ठीक है ना? तो ये सारा ओवरऑल कंट्री के ग्रोथ के लिए है और इंडिविजुअल ग्रोथ दोनों के। हमने जनरल बात जब करेंगे तो अपने सोसाइटी और इंडिविजुअल्स के ग्रोथ की बात करेंगे, और नॉर्मल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बोलेंगे तो एज ए कंट्री वी कैन ग्रो इकोनॉमिकली, राइट? ठीक है। बेटर एजुकेशन लेवल, यहाँ एजुकेशन लेवल पे इसलिए ध्यान गया क्योंकि ये साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहा है। तो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी इज व्हाट? इनोवेशन, इन्वेंशन। अच्छा ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी। कल मैं कुछ पढ़ रही थी तो मैंने इसको वो पढ़ने से पहले शायद मैं भी इतनी क्लियरली आप लोगों को नहीं बता पाती। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी, इनोवेशन एंड इन्वेंशन। किसी को मालूम है? डिस्कवरी मतलब खोज। खोज, ओके। डिस्कवरी का मतलब तुमने कुछ बताया, फिर से बोलो। जो पहले से उसको खोज किया है। ठीक है, जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको बस हमने क्या किया? ढूंढ के निकाल लिया। दैट इज डिस्कवरी। वेरी गुड। जो किसी चीज को नया इन्वेंट किया गया उसको जो पहले से नहीं है उसको इन्वेंट किया गया। ओके, और इनोवेशन यहाँ फंस गया। इनोवेशन क्रिएटिविटी नहीं, ठीक है। इन्वेंशन का मतलब होता है, इन्वेंशन का मतलब होता है कि आप पहली बार कुछ आविष्कार कर रहे हैं, राइट? जैसे कि ग्राहम बेल ने फोन को किया, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन को किया, स्टीम इंजन, जेम्स वॉट। वेरी गुड, बैठो। ये इन्वेंशन हुआ। अब इनोवेशन किसको बोलेंगे? इनोवेशन बोलेंगे, स्टीम इंजन था ना, उसको आपने इंप्रूव कर दिया, राइट? पहले ग्राहम बेल ने इतना बड़ा सा मोबाइल किया था ना, अब आपने उसको केस में मोबाइल में कन्वर्ट कर दिया। आपने उसके टेक्नोलॉजी को एडवांस बना दिया। समझ में आया? आपने उसके क्वालिटी को, उसके आउटलुक को, उसके टेक्नोलॉजी को नया अंदाज से पेश किया। दैट बिकम्स इनोवेशन। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। डिस्कवरी कुछ चीज है उसको बस खोज के निकाल लिया हमने। इन्वेंशन पहली बार हमने उसको बनाया, ठीक है ना? एंड इनोवेशन उस बनाए हुए तकनीकी में लगातार अब इंप्रूवमेंट, इनहांसमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपग्रेड कर रहे हैं। दैट बिकम्स इनोवेशन, राइट? सही है। तो अभी है बेटर एजुकेशन लेवल हम बात कर रहे हैं। बेटर एजुकेशन लेवल मेनली साइंटिफिक मैनेजमेंट इज फोकसिंग ऑन व्हाट? on scientific development, right? on your scientific approach, जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर सके, जहां पे इनोवेट कर सके, जहां पे आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए ताकि कुछ नया नया आ सके। इससे क्या होगा? तो आप टेक्नोलॉजिकली क्या होगा? एडवांस होंगे। ये सब करने के लिए आपको आपके सिलेबस में चेंज करना पड़ेगा, आपको आपकी पढ़ाई में चेंज करना पड़ेगा। क्या पढ़ाएं और क्या नहीं पढ़ा है, किस चीज से हमारा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो ओवरऑल जो एजुकेशन लेवल है वो भी अपग्रेड हुआ, वो भी बेहतर हुआ। अदरवाइज आप ट्रेडिशनल तरीके से ही पढ़ाई करते रह जाएंगे, ऑल्दो वो तरीका शायद ज्यादा अच्छा था। खैर उस पे नहीं जाते हैं हम इस पे आ जाते हैं। ये एक पक्ष है। अब एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट्स, राइट? गुड और बैड, प्रोज एंड कॉन्स, हेड एंड टेल, ये तो मालूम है हमको। तो ये सारे हमने अच्छी अच्छी बातें की साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इट डजंट हैव सम कॉन्स, राइट? इसके भी कुछ अपने एडवर्स थिंग्स है, ठीक है ना? इस सारे पॉइंट्स के भी कुछ क्या है? डिसएडवांटेजेस है। इस डिसएडवांटेजेस को हम कैसे इंप्रूव, कैसे बता सकते हैं? ठीक है, जिस तरह से इसमें लिखा है उसी तरीके से चलते हैं, या फिर मैं आपको एक नॉर्मल बता देती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने कहा एक पॉइंट है, शायद वो पॉइंट इसमें छूट भी गया हो या फिर हो भी, मुझे इतना अभी मैंने पढ़ा नहीं है इसको तो मुझे नहीं मालूम है। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि हमने डिफरेंशियल वेजेज का आपको
बेनिफिट बताया ना कि ये मोटिवेट करता है लोगों को ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वो ज्यादा सैलरी लेके जा सके, हायर वेजेस रेट से उनका इनकम हो सके। अगर मैं बोलूंगी कि इसका एक डिसएडवांटेज भी है, कैन एनीबडी टेल मी उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? बिल्कुल कॉमन सेंस अप्लाई करो, तुम बता सकते हो आराम से। मैंने नहीं समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? नो, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। You all know what is differential wage system, maximum and minimum wage system. इसका क्या बेनिफिट है? I told you, इसका बेनिफिट है कि हम लोगों में से सभी चाहेगा कि हम क्यों ना अपर सीलिंग को टच करें, तो सब लोग ज्यादा मन लगा के काम करेंगे और उतने जो बेंचमार्क है कि इतना यूनिट प्रोड्यूस करना है वो हम कर लेंगे और हमको हायर वेज रेट के हिसाब से सैलरी मिल जाएगी। अच्छी बात है, हमने यूनिट वाइज तो अपना टारगेट पूरा कर दिया, राइट। अब इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है इस पॉइंट का, बस मुझे ये बताओ। मैं तुम्हें बताऊंगी लेकिन कॉमन सेंस है, तुम लोग इसको बता सकते हो, इसलिए मैं पहले तुम लोगों को दे रही हूँ ऑप्शन। कोई भी सोच के बताओ। यस, ठीक है, बैठो। शायद तुम अच्छे से पुट अप नहीं कर पा रहे हो, कोई बात, थोड़ा और सोच लो अगर सोचना है तो। और कोई क्लास में? यस, दोनों लोगों के बीच में एक डिवीजन आ जाएगा। चलो, एक पॉइंट तो इसने बोला कि फिर भी कम कमाने वाले और ज्यादा कमाने वाले के बीच में एक थोड़ा सा दरार पड़ जाएगा, असंतोष पड़ जाएगा, ठीक है, वो कोऑपरेशन नहीं रहेगा। चलो, ये एक पॉइंट हुआ। और क्या है जो मेजर प्रॉब्लम? बहुत लोग बेंचमार्क तक शायद नहीं करते। अच्छा चलो, हम अब चलते हैं, मोड़ते हैं इस बात को। आप लोगों ने थिंकिंग लाइन बिल्कुल अलग दिशा में ले गए, तो थोड़ा मोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ कभी कभी कुक आते हैं ना खाना बनाने के लिए, तो उनको क्या करना होता है, उनको इतने लोग का खाना बनाना बता दिया, ठीक है ना। उनके पास अगर टाइम कम हो, या इफ दे हैविंग सम अदर इम्पोर्टेंट थिंग, या फिर उनके लिए हमारा हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, उनके लिए उनके फैमिली का हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट दे आर डूइंग प्रोफेशनली फॉर अर्निंग हिज इनकम, राइट। तो वो इसलिए काम करे। तो कई बार हम देखते हैं ना, कच्चा खाना रह जाता है, रोटी बहुत कच्चा पक्का रह जाता है, बहुत अच्छे से नहीं पकाते, हम शिकायत भी करते हैं, यार तुम्हारी पूरी एक भी अच्छे से पकी नहीं थी, है ना, अच्छे से तुमने रोटी नहीं बनाया था। ऐसा कभी कंप्लेन सुना है तुम लोगों ने? नहीं सुना है क्या? नहीं, ऐसे कंप्लेन्स कभी सुने कि कोई अपने कुक को बोला कि रोटी ठीक से पकाना, ठीक से सेकते नहीं हो तुम? कभी सुना है या नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप कभी कभी होटल में जाते तो बोलते हैं आपका ये खाना कच्चा रह गया था, इसको थोड़ा और पकाना था, ये ठीक नहीं था। इट्स जस्ट बिकॉज उनको क्या करना है, मैक्सिमम वेज रेट से उनको पैसा चाहिए। तो नहीं, रुको एक मिनट, मैं इमोशनल की बात ही नहीं कर रही हूँ। उनको क्या, तुम शांत नहीं रह सकते? शांत रह सकते हो? चलो, उसने दूसरे एंगल से उस बात को बोला था, मैं उसको ठीक कर रही हूँ। अब तुम थोड़ा चुप शांत, बस तुम्हारा और रोल नंबर 3 इज एब्सेंट टुडे, दोनों का बस एक ही काम है कि थोड़ा अपने ऊपर वर्क करो, इसको और बॉडी को थोड़ा अपने वश में रखो, ठीक है ना। जब मैं आंसर पूछ रही होती तो हिल के जवाब दे होते, सीधा सीधा जवाब, तो बैठ के जाओ। दे आर ऑल्सो आंसरिंग, दे आर नॉट शेकिंग देयर बॉडी। ये आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप फॉर्मल तरीके से आगे बढ़ने के लिए यहाँ आए हैं, इसको बुरा मत मानना, ये आपके बेहतरी के लिए। कई हमारे बहुत सारे बच्चे जो स्टैमर करते हैं, हमने उनको कभी नहीं बोला कि तुम ऐसे मत करो, क्योंकि ये उनकी एक, समझ लो कि उनके अंदर ये एक आ गया, अवगुण आ गया है, लेकिन उसमें धीरे धीरे वर्कआउट करके उनको करना तो पड़ेगा, क्योंकि उनको कल को इंटरव्यू देना है। सबसे अच्छा स्टूडेंट, क्लास में सबसे अच्छा मार्क्स आने वाले स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम है। तो अगर अब साल 2 साल बीतने के बाद, व्हेन वी आर कंफर्टेबल विद ईच अदर, जब हम स्टूडेंट्स और टीचर एक दूसरे को अच्छे से समझ लिए हैं, जानते हैं कि सोनी मैम बोल रही है तो क्यों बोल रही है, ठीक है ना, अब हम उसको ये बोल सकते हैं कि तुम थोड़ा कोशिश करो, हाँ थोड़ा धीरे धीरे बोलो, थोड़ा कोशिश करो, कि कोशिश करने से थोड़ा शायद तुम इम्प्रूव कर लो, राइट। क्योंकि कल को आपको इंटरव्यू फेस करना है, अगर आपने इंटरव्यू में अच्छे से, आप क्या बोल रहे हैं, अगर इंटरव्यू वो नहीं समझ रहा है तो आपको कैसे लेगा? सही गलत तो तब पता, तो तुम्हारे अंदर भगवान की दया से वो सब प्रॉब्लम नहीं है, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको भी तो दूर करोगे। नाउ ये बीच बीच में बोलने का आदत मेरा भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट।
अब मैं आपको बोल रही हूँ ये कैसे डिसएडवांटेज में बदल सकता है। ठीक है ना, अगर मैंने 80 यूनिट प्रोड्यूस किया तो मुझे मिनिमम वेज रेट के हिसाब से सैलरी मिलेगी। थोड़ा स्पीड और बढ़ाओ, मारो गोली क्वालिटी को। ठीक है ना, क्वालिटी कौन चेक करने जा रहा है, क्वांटिटी गिनने जा रहा है ना लोग कि 100 बनाया कि 90 बनाया कि 105 बनाया। तो क्वालिटी जो इतना नफीसी से हम बना रहे हैं, एक एक चीज पे इतना ध्यान दे रहे हैं, हर एक डिटेल पर कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए, छोड़ो उसको। राइट, जस्ट दिमाग में क्या रहेगा, 100 यूनिट 100 यूनिट प्रोड्यूस करो, मैक्सिमम वेज रेट से पैसा लेकर के जाओ। तो क्या होगा, here we can compromise, here the laborers can compromise, workers can compromise over the quality of the product, because for them the importance is quantity. आप समझ में आया इसका ड्रॉबैक? तो 2 ड्रॉबैक हो गए, एक जो इसने बोली, आपने क्या बोला, हाँ, एक तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जैसा हो जाएगा, असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज, और दूसरा हो जाएगा कि क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये एक डिसएडवांटेज आपको निकला उस पॉइंट का। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इग्नोर ह्यूमन एस्पेक्ट्स, यस, इसलिए क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर ओवरऑल क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी की बात कर लो, कहीं पे भी ह्यूमन एस्पेक्ट के बारे में बात नहीं की गई। उनके मोटिवेशन, उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड, सुपरविजन फ्री रखने का, ये सब कुछ बात नहीं की गई है। तो जो ह्यूमन एस्पेक्ट है उसको ये इग्नोर करता है। पहला पॉइंट हो गया डिसएडवांटेज। पहला क्यों, दूसरा बताना, क्योंकि तुम ये याद रखो डिफरेंशियल वेजेस से मैम ने ये एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज बताया है। दूसरा है मोनोटोनी। मोनोटोनी का मतलब, मोनो मतलब एक, मोनोटोनस या मोनोटोनी मतलब एक जैसा। ठीक है ना, मैंने इस किससे इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोगों ने कहा था ना स्टैंडर्डाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कि काम को सिंपल भाग में डिवाइड कर दिया और ये काम सिर्फ उसी को देंगे जो अच्छा कर सकता है। तो जो इस काम को अच्छा कर सकता है वो लगातार, कुछ आवाज आ रही है पीछे से, ठीक, ओके, जो डिवीजन ऑफ वर्क में बता रही थी। तो डिवीजन ऑफ वर्क से क्या हुआ कि जो तुम मान लो तुम कोई काम बहुत अच्छा कर सकते हो, मैंने तुम्हें दिया, अब लगातार तुम ही दे रहे हैं, तुम उसमें बहुत एक्सपर्ट हो गए, अब आंख मूंद के भी करोगे तो बहुत अच्छा करेगा, क्वालिटी पे असर आएगा, टाइम सेव होगा, और क्वालिटी पे कोई शक नहीं होगा, वो बना रहा ना वो अच्छा ही कर रहा होगा क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट हो गया। लेकिन डिसएडवांटेज ये होगा कि आप उसके अलावा और कोई काम नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको मैंने कभी कोई दूसरे काम करने का मौका ही नहीं दिया। और अगर आपके अंदर वो चुल है, ठीक है ना, सम पीपल, मैंने कहा था एक्स वाई, अब हम लोग सब जानते हैं, एक्स को उसी में मजा आता है कि एक ही जैसा रूटीन काम किए, कर रही है, सो गए भाई, ज्यादा टेंशन नहीं अपने लाइफ में, तो सरकारी नौकरी है, हर महीने सैलरी आ जाती है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ना, एक्स काइंड ऑफ मेंटालिटी। ठीक है ना, वाई इसमें नहीं रह सकता है। ठीक है ना, अगर तुम वाई काइंड ऑफ पीपल हो जिसको नए नए चैलेंजेस चाहिए, नया नया टास्क चाहिए, नए नए काइंड का अचीवमेंट चाहिए, और देखता है जो अपने अंदर की मैं क्या सीखा, मेरा यहाँ 4 साल देने का क्या आउटकम है, क्या ग्रोथ है, मैं अगर कहीं और जाऊं तो क्या, किस बेसिस पे मैं ज्यादा सैलरी डिमांड करूंगा, है ना। तो आप में क्या है, एक ही काम जो करते हुए आए थे वही करते हुए जा रहे हो, तो क्या होगा, एक तो तुम्हारा ग्रोथ रुक जाता है, आप अलग अलग चीजें नहीं सीख पाते हैं, और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि मोनोटोनस हो जाता है काम, बिल्कुल रूटीन जैसा होता है, काम से उबाऊ हो जाता है। ठीक है ना, वो काम बहुत उबाऊ हो जाता है। तो ये क्या, क्लासिकल थियरी बोल रही हूँ, माइंड इट, इसको तुम कहीं पे भी लिख सकते हो डिसएडवांटेज में। अभिषेक, हाँ बोलो मैम। ठीक है, तो ये क्या है, ओवरऑल आपका डिसएडवांटेज है क्लासिकल थियरी का कि ये एक्सप्लॉइट करता है किसको, वर्कर्स को, लेबर्स को, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग एक लिविंग बीइंग है, एक थिंकिंग बीइंग है, फील कर सकता है, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कर सकता है, अच्छा या बुरा लग सकता है, ये इसने कभी सोचा ही नहीं। These theories had treated all the resources at par। ठीक है ना, जितना इंपॉर्टेंस फिनेंस का है उतना इंपॉर्टेंट फिजिकल रिसोर्सेज का है, और उतना इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का है, जो कि बाद में हमने पढ़ा आवाज नहीं आ रहा सही से। ये नेटवर्क का इशू है कि बहुत मुश्किल से क्लास ही हो रहा है तुम लोगों का। ठीक है ना, दिस इज नेटवर्क इशू, अब कुछ कर नहीं सकते, किसी तरह मैंने कनेक्ट किया है क्लास को मोबाइल से, हॉटस्पॉट से। अभिषेक, बन गया, अब सब लीव कर सकते हो। अभिषेक, ये देखो किससे पूछ के बना दिया तुमने, अभिषेक।
लगता है मेरी यस मैम। आपने किससे पूछ के सबका अटेंडेंस बना के सबको बोल दिया कि लीव कर सकते हो? मैम एक्चुअली टाइम